Hello everyone, welcome to Lucknow IS Academy and my name is Nitish Dubey. In this video we will discuss about the fundamental right. This is the fourth lecture on fundamental right. We already discussed 3 videos और आगे अभी एक या दो वीडियोस और फंडामेंटल राइट पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट एक बड़ा चैप्टर हो जाता है तो इसलिए इसको 4 या 5 वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे और रिट्स के बारे में बात करेंगे. तो जब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं. पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. अब ये पहले जो दो राइट्स हैं इनके बारे में हम बात कर चुके हैं और पहले 4 राइट्स इनके बारे में बात कर चुके हैं और ये 2 राइट्स जो कल्चरल एजुकेशनल राइट है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं. अब जब हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 29 और 30. ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में बात करता है. अब इसमें आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, और आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अब जब आप ध्यान देंगे दोनों आर्टिकल में तो एक बात कॉमन है कि ये दोनों माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर रही है, लेकिन यहीं पे एक कैच है. अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आर्टिकल 29 जो बात करता है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए बात करता है. क्योंकि ये इस आर्टिकल में सिर्फ माइनॉरिटी की बात करेगी इसलिए बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन ये जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के बारे में बात कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दू तीस और जो आर्टिकल 30 है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहा है. दूसरी बात ये है कि जब हम माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से है. मतलब कि जो माइनॉरिटी हैं वो सिर्फ 2 तरह के हैं, धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे. ये 2 तरह के लोगों को ही माइनॉरिटी कहा गया है. अब आर्टिकल 19 को हम डिटेल में देखते हैं. आर्टिकल 29 को provide that any section of citizen residing in any part of India having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same. Further, no citizen shall be denied administration into any educational institution maintained by a state or receiving aid out of state fund or ground only of religion, race, caste or language. अब बहुत ही जनरल लाइन है कि अगर आप किसी भी इस देश में नागरिक हैं, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन. अब देखिए यही जो माइनॉरिटी की बात है कि ये एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए है कि अगर आप किसी भी सेक्शन के सिटीजन हैं तो आपकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा. ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है, तो ये सेम बात करता है. और जो दूसरा पार्ट इसका है ये कहता है कि अगर आप सिटीजन हैं तो आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, किसी भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएं जो कि स्टेट द्वारा फंड दिया गया है, तो आपको वहाँ पे रोका नहीं जा सकता, आपको एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता किसी भी बेसिस पे, चाहे आल रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. मतलब कि आपका एडमिशन होगा. तो अब ये आर्टिकल 29 में बात की गई है. अब आर्टिकल जो पहला प्रोविजन है आर्टिकल 29 का, ये बात करता है राइट ऑफ ग्रुप के बारे में. मतलब जब इसके लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप के बारे में कहा गया. लेकिन जब आर्टिकल 29 का दूसरा जो प्रोविजन है ये जब पढ़ेंगे तो ये बात किया गया है सिटीजन मतलब इंडिविजुअल के बारे में बात की गई. तो पहला प्रोविजन ग्रुप के बारे में बात किया गया है और दूसरा प्रोविजन इंडिविजुअल के बारे में बात की गई है. अब आर्टिकल 29 जैसा कि हमने बात की रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे ये कहा है कि दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल 29 इज नॉट नेसेसरली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटी ओनली. मतलब कि ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें कि सेक्शन ऑफ सिटीजन इसीलिए इस आर्टिकल में डाला गया है कि ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए. अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मतलब also held that right to conserve the language include the right to agitate for the protection of the language. Hence political speeches or promises made for the conservation of language of a section of citizen do not amount to corrupt practices under the representation of the people act. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में जो भी वोटिंग रूल्स बनाए गए हैं वो उनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया गया है. उसी के अंदर कोई भी रूल्स बनाए गए हैं कि वोटिंग कैसे होगी, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या प्रैक्टिसेस
किए जाएंगे, क्या नहीं किए जाएंगे। अब उसमें कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात की गई है, जैसे कि आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप लैंग्वेज के आधार पे वोट मांगते हैं तो इसको करप्ट प्रैक्टिस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप धर्म के नाम पे नहीं मांग सकते वोट, लेकिन आप लैंग्वेज के आधार पे मांग सकते हैं। मतलब दैट इज वैलिड प्रैक्टिस टू एजिटेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल स्पीचेज में कोई लीडर अगर वो लैंग्वेज के आधार पे वोट मांग रहा है तो इसमें कोई गलत प्रैक्टिस वो नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 जो देता है, कहता है कि राइट फॉलोइंग राइट टू माइनॉरिटी वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, मतलब ये दोनों के लिए है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज के लिए, कि सभी माइनॉरिटी राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, मतलब कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप हो उनको अपने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का पूरा पूरा अधिकार है। Compensation fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of a minority educational institution shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them। अब जो ये वाला पार्ट है, इसमें ये कह रहा है कि अगर स्टेट किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को अगर रख लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो उसको कंपनसेशन के लिए कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट या कोई ज़मीन देनी ही पड़ेगी। अब ये जो प्रोविज़न है ये 44वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है 1978 में। अब ये इसलिए जोड़ा गया कि 44वें अमेंडमेंट में अगर आप नोटिस करेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा फंडामेंटल राइट था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जब राइट टू प्रॉपर्टी ख़त्म किया गया तो अब सरकार चाहे तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी अपने उसको भाई अपने कब्जे में ले सकती है या एक्वायर कर सकती है। लेकिन यहीं पे ये प्रावधान रखा गया कि नहीं, स्टेट जो है प्रॉपर्टी के लिए है, ठीक है, वो राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया गया, वो ठीक है। लेकिन अगर स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर अपने एक्वायर करता है तो उसके लिए कोई कंपनसेशन देगा। अब जो तीसरा प्रोविजन इसका कहता है कि ये कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो बहुत ऑब्वियस पॉइंट है। अब द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज। ये जो कि हमने बात की कि आर्टिकल 29 माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए है, आर्टिकल 30 केवल माइनॉरिटीज के लिए है। अब राइट अंडर आर्टिकल 30 इज राइट टू माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन चिल्ड्रन इज ओन लैंग्वेज, मतलब कि आपको लोगों को अपने जो ओन लैंग्वेज है मतलब उनके रीजनल लैंग्वेज में माइनॉरिटी को एजुकेशन देना होता है। तो ये भी एक आर्टिकल 30 के अंदर आता है। अब इसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तीन तरह के बताए गए हैं। पहला, वो इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट जिनको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है और फंड भी दे रहा है। दूसरे, वो इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट रिकॉग्निशन तो दे रहा है लेकिन फंड नहीं दे रहा है, फंड वो अपने आप से ले रहा है। अब तीसरा, वो इंस्टीट्यूशन है जिनको ना स्टेट फंड दे रहा है ना रिकॉग्निशन दे रहा है। तो अब इस आर्टिकल में जो ये बात की गई है कि ये जो पहले दो हैं जिसमें स्टेट रिकॉग्निशन दे रहा है और फंड दे रहा है, और जिसमें केवल रिकॉग्निशन दे रहा है और फंड नहीं दे रहा है, जिसमें दोनों में रिकॉग्निशन दे रहा है, इनमें जो सिलेबस का प्रिस्क्रिप्शन होगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड होगा, सैनिटेशन होगा, डिसिप्लिन होगा, टीचिंग स्टाफ कैसे रखी जाएगी, ये पावर पूरी तरह से स्टेट देगा। मतलब स्टेट बताएगा कि किसको क्या सिलेबस होगा, क्या टीचिंग स्टाफ होगा। लेकिन ये जो तीसरा वाला इंस्टीट्यूशन है जिसमें न स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है न एड दे रहा है, इसमें किसी ये सारी जो जिम्मेदारी बनती है वो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के ऊपर है कि वो कैसे अपने स्टाफ को देखें, क्या सिलेबस वो रखना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से उनके ऊपर है। हालांकि कुछ जो जनरल लॉ है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, ये पूरी कंट्री में एक तरह है तो ये उन पर भी लागू होंगे। कि अब ये नहीं है कि वो अब सरकारी स्कूल में काम करने वाला अगर 8 घंटे काम कर रहा है और माइनॉरिटी एजुकेशन में 20 घंटे वो काम नहीं करा सकते, आपसे भी वो उतने ही टाइम। तो ये लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब बराबर पूरी कंट्री में बराबर हर जगह लागू होता है। अब वही इस केस में कहा गया है, सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 में जो आया था, इसमें जो माइनॉरिटी एजुकेशन है उनको कुछ जो राइट दिए गए थे, उनको बताया गया कि गवर्निंग बॉडी चूज कर सकते हैं, टीचिंग स्टाफ रख सकते हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट है किसको एडमिट करना है, फीस स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर सकते हैं। और जो ये राइट दिए गए हैं ये केवल
मेजॉरिटी के बराबर लाने की, इक्वालिटी उनको, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बराबर अधिकार, बराबर स्तर पर लाने के लिए बात की गई है इसमें। अब हम बात करते हैं अगले राइट की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 5 राइट हम कवर कर चुके हैं। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है? अब जैसे कि हम मान लीजिए कि हमने अभी तक बात की है फंडामेंटल राइट के बारे में, कि इस आर्टिकल में आपको ये राइट दिया गया है, इस आर्टिकल में आपको ये राइट दिया गया है, इसमें ये आर्टिकल दिया गया है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई आपसे अधिकार छीन ले तो फिर क्या होगा? अब पॉलिटिकल साइंस में अधिकार छीने कौन? स्टेट छीनेगा भाई। स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को कहा जाता है मॉन्स्टर, स्टेट इज लाइक मॉन्स्टर। तो अगर स्टेट आपके अधिकार छीन ले तो फिर क्या करेंगे आप? और यहीं पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का कॉन्सेप्ट, जो कि खुद में ही फंडामेंटल राइट है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की ये आपको प्रोवाइड कराना कि आपके सारे राइट काम करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। अब इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इनको इन्फोर्समेंट करा जा सकता है, और जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इन्फोर्समेंट कराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स देंगे, कुछ रिट्स जारी करेगी, जिसमें हेबस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरेरी, क्यो वारंट। तो ये 5 रिट्स हैं, इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब वही बात कही गई है कि अगर मान लीजिए फंडामेंटल आपको दिया गया, डिक्लेरेशन कर दिया गया है, लेकिन अगर वो दिया नहीं जा रहा है तो उसका मतलब है कि ये फंडामेंटल राइट मीनिंगलेस है, यूजलेस है, वर्थलेस है, कोई मतलब ही नहीं है अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो यही आर्टिकल 32 कहता है कि कन्फर द राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। मतलब कि किसी भी अगर नागरिक के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो उनको इन्फोर्स करने के लिए राइट टू रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई है। अब ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब इस पे डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है इस आर्टिकल का, मतलब कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका सोल है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 32 अपने आप में है। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को बेसिक स्ट्रक्चर बताया, बेसिक फीचर बताया कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बेसिक फीचर जो हमने बात की थी, केशवानंद भारती कि इसमें ये आया था ये कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा कि क्या वो लॉ सही है, तार्किक है, तो उसको बेसिक फीचर, और बेसिक फीचर के कॉन्सेप्ट को नहीं, अगर वो गलत होगा तो पार्लियामेंट का लॉ अगर वो रीजनेबल नहीं होगा, तार्किक नहीं होगा, तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप इसको नहीं हटा सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट जो भी करना है करे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को नहीं हटा सकता है। तो ये बेसिक फीचर है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रोविजन के बारे में इसमें बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रोविजन दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिगार्डिंग। पहला कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए। ये गारंटी देता है, जैसे कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब पहले आपको कोई भी केस होता है तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर अगर वहाँ से ऑर्डर ना मिले तो हाई कोर्ट, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है कि जो आर्टिकल 32 कहता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तहत जाना है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली आपको इन्फोर्स कराया जाएगा आपके फंडामेंटल राइट को, ये गारंटी दी गई है। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये को पावर दी गई है कि वो कुछ रिट्स, जो हम रिट्स के बारे में बात की थी हमने, 5 रिट्स, हेबस कार्पस, मैंडमस, सर्टोरेरी, ये रिट्स वो जारी करेगा ताकि आपके फंडामेंटल राइट पे को इन्फोर्स कराने के लिए। और तीसरा कि पार्लियामेंट अब ये किसी को भी पावर दे सकता है, किसी भी कोर्ट को। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को तो पावर है और हाई कोर्ट को भी ये पावर है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत ये पावर है कि वो रिट्स जारी कर सकता है। लेकिन इन दोनों को छोड़ के अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी कोर्ट को, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या और लोअर लेवल के कोर्ट को चाहे तो वो उनको रिट्स जारी करने के ऑर्डर दे सकता है। और चौथा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को सस्पेंड नहीं किया, आपको जो राइट टू मूवमेंट है, मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ उसमें अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 359 आता है। आर्टिकल 359 इमरजेंसी के टाइम की बात करता है कि आर्टिकल अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। तो इसको छोड़ के बाकी आपको कोई नहीं रोक सकता।
अब सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंडर और गारंटर माना जाता है फंडामेंटल राइट का, कि आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट ही डिफेंड कर रहा है और गारंटी दे रहा है फंडामेंटल राइट की, तो इसलिए इसको डिफेंडर और गारंटर कहा जाता है फंडामेंटल राइट का। अब इसमें ओरिजिनल का मतलब कि आप डायरेक्टली जा सकते हैं, आपको किसी भी कोर्ट के थ्रू होकर नहीं जा, और वाइड पावर दी गई है इसमें। अब जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 32 के तहत वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के देता है कि आप फंडामेंटल राइट कहना ना तो ही आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। मतलब ये किसी भी और नॉन फंडामेंटल राइट के लिए नहीं है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गए, स्टैचुरी राइट हो गए, कस्टमरी राइट हो गए, इनके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है, आप फंडामेंटल राइट के हनन होने पे जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो जो उसका ज्यूरिडिक्शन है वो ओरिजिनल है, मतलब कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा कि एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब कि ये पावर जो है हाई कोर्ट के साथ शेयर करता है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर है कि आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आपके पास कि मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, आप रिट्स जारी करिए। तो ये पावर दी गई है। अब रिट्स के बारे में कि वही आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स जारी करती है, तो उन्हीं रिट्स को के बारे में हम बात करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी करते हैं, जैसे हेबस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्यो वारंटो। और पार्लियामेंट, जो कि हमने बात की है कि पार्लियामेंट किसी को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को ये पावर दे सकता है रिट्स जारी करने का। अब सुप्रीम कोर्ट के रिट्स जारी करने में और हाई कोर्ट्स के रिट्स जारी करने में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें, इनके रिट्स ज्यूरिडिक्शन में। तो पहला कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट्स ज्यूरिडिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए, लेकिन हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन वो फंडामेंटल राइट के लिए तो है ही है, लेकिन और भी किसी पर्पज के लिए वो रिट जारी कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम लॉजिकली देखें तो हमें लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी करेगा, जो उसका ज़्यादा लार्ज होगा, इन्फोर्समेंट ज़्यादा होगा। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो है नैरोअर है देन हाई कोर्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये नोट कर लेना होगा। दूसरा कि टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, अपने सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि इंडिया एज अ टेरिटरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है, तो सुप्रीम कोर्ट पूरी टेरिटरी में कर सकता है, अपनी टेरिटरी में कर सकता है, और हाई कोर्ट अपनी टेरिटरी में। मतलब उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर रिट जारी करेगा, और इंडिया के अंदर करना होगा तो पूरा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करने के लिए मना नहीं कर सकता। मतलब अगर आप ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत फंडामेंटल राइट के लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मना नहीं करेगा, आपको उसको रिट जारी करना ही पड़ेगा अगर आपके वैलिड रीजन हुए तो। लेकिन 226 में हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो मना कर सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आपके रिट जारी करेगा ही करेगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब जो रिट्स हैं एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो जो पहला रिट्स बारी बात करता है हेबस कार्पस की, इसका मतलब है कि टू हैव द बॉडी ऑफ। अब इसमें क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि कोई भी पर्सन, अगर कोई किसी भी पर्सन की, मतलब अथॉरिटी को या किसी भी इंडिविजुअल को, कि आपको बॉडी हमारे सामने प्रोड्यूस कीजिए। मतलब ये उन केसेस में होता है कि मान लीजिए कि एक लड़का लड़की शादी करके भाग लिए, ठीक है, अब लड़की गायब है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पुलिस को ये, और उनके घर वाले पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भैया आप हेबस कापस लगा दिया। तो उस पुलिस को ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप पहले उनको खोज के हमारे सामने लाइए, फिर बाद में फैसला होगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन पहले हमारे सामने लाइए। तो यही है इसका सिंपल रीज़न कि आपको बॉडी प्रोड्यूस करनी होगी कोर्ट के सामने। अब ये जो लिबर्टी, इंडिविजुअल की लिबर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा ये कि ये पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल किसी के अगेंस्ट किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस को ही कह सकती है जो कि पब्लिक अथॉरिटी है। आप अगर किसी उसके लड़के के माँ बाप को, अगर मान लीजिए लड़के के माँ बाप को भी वो कह सकती है कि आप बॉडी प्रोड्यूस कीजिए, अगर लड़की गायब हो गई तो आप बॉडी को लाइए, उसको प्रोड्यूस कर उसको सामने हमारे बुलाइए। अब जो ये रेट है बस का आपस, वो कुछ कारणों से इशू नहीं, कुछ रीजन से
इशू नहीं किए जाते हैं। किन किन कंडीशन में इशू नहीं किए जा सकते हैं कि अगर डिटेंशन लॉफुल है, तो ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि अगर सही तरीके से उनको डिटेन किया गया, पुलिस ने उनको कस्टडी में रखा है, तो क्यों उनको भैया प्रोड्यूस किया जाएगा? ठीक है, आपने रखा है, ले जाइए, रखिए आप उसको। दूसरा कि प्रोसीडिंग इज फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, मतलब कि अगर ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर किया है, तो उसके लिए हेबस कॉर्पस जारी हो सकता नहीं, जारी किया जा सकता है। अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो जारी नहीं किया है, तो भी वो उसको नहीं किया जा सकता, उस पर भी रेट इशू नहीं किया जा सकता। और अगर टेरिटरी के बाहर है, उस डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर उसकी ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, तो भी वो रेट जारी नहीं करेगा। तो इन कंडीशन में वो रेट जारी नहीं कर सकता कोर्ट, बाकी आपको करना होगा। मैंडेमस जो दूसरा रेट कहता है, वी कमांड। अब इसका मतलब ये है कि इसमें जो कोर्ट कहता है किसी भी पब्लिक ऑफिसर से कि आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को सरकारी नौकरी मिल गई, अब भाई जिसको मिल गई नौकरी मिल गई, अब वो भाई बहुत लोग अपने काम को सही तरीके से नहीं करते हैं, तो ये कोर्ट कहता है कि भैया आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न बताइए, क्यों मना कर रहे हैं आप करने से। तो अब ये जो रिट है वो कोर्ट केवल पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन और इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ही अगेंस्ट कर सकता है। मतलब कि ये मैंडेमस जो है प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन, इनके सामने ये रिट जारी नहीं किया जा सकता। सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट ये रिट जारी किया जा सकता है। तीसरा जो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब रोकना, टू फॉरबिड। अब ये इशू करता है हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है, तो अपने लोअर कोर्ट को करने के लिए। अब इसमें या किसी भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, इन मतलब इनके अगेंस्ट ही किया जा सकता है, ना कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव बॉडी के। मतलब ये कोर्ट ही कोर्ट को कर सकता है, सिंपल सी बात इतनी है। अब इसमें जो होता है कि ये इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इसलिए रोकता है कि ये पावर जिस पे आप ये अपनी सजा देने वाले हैं या जिस कानून के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये आपके ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, आप इस पे अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी नहीं है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या लोअर कोर्ट्स को मना कर सकता है, या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को मना कर सकता है कि ये आपकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर की चीज़ है। अब जो चौथा है सर्टेरी, मतलब कि टू बी इन्फॉर्म्ड या टू बी सर्टिफाइड, कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को पहले वाले केस में तो सिर्फ मना कर रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो उसके लिए सर्टेरी लागू होता है, क्योंकि वो नलिफाइड हो जाएगा। कि आपने अगर जजमेंट दे ही दिया है तो उसको नलिफाई कर दिया जाएगा इस सर्टेरी के तहत। तो ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है। अब इसमें जो कि अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, सर्टोरी इज ब्रॉट प्रिवेंटिव एंड एज वेल एज क्यूरेटिव। मतलब कि प्रोहिबिशन केवल रोका जा सकता है प्रोहिबिशन के तहत, लेकिन सर्टोरी के केस में न सिर्फ रोका जाता है बल्कि उस जजमेंट को सुधारा भी जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्टोरी को कहा था कि आप सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप इसको कोर्ट को ही, लोअर कोर्ट्स को दें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी दे सकते हैं कि अगर वो किसी के राइट, इंडिविजुअल के राइट को अफेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पांचवा है क्यो वारंटो। अब क्यो वारंटो का मतलब कि बाय व्हाट अथॉरिटी अ वारंट। अब एक सिंपल सी बात समझिए कि मान लीजिए बहुत सी अथॉरिटी होते हैं, मान लीजिए प्रेसिडेंट के लिए कुछ बनाया गया, प्रेसिडेंट का रूल खत्म हो गया, उनका उनका टेन्योर खत्म हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज का, इनका एक टेन्योर होता है। अगर वो टेन्योर खत्म हो जाए और मान लीजिए कि वो फिर भी दे, तो कोर्ट उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका भाई टेन्योर खत्म हो गया, तो आप किस अथॉरिटी से ये जजमेंट दे रहे हैं या किस अथॉरिटी से ये लॉ बना रहे हैं। तो यही क्यो वारंटो में बात की गई है। अब देखते हैं, इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। तो ये पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट किया जा सकता है। कोर्ट इंक्वायर कर सकता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिस को कि आपने किस अथॉरिटी से ये लॉ बनाया है, किस अथॉरिटी के साथ ये जजमेंट दिया है। तो इस बारे में बात की गई है क्यो वारंटो में। अब इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, मतलब किसी मिनिस्टर को नहीं जाता, मतलब अब प्रेसिडेंट, और मैंने एग्जांपल के दिया है, लेकिन ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस को ये जजमेंट नहीं दिया सकता है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस को। तो इस केस में क्यो वारंटो काम करता है।
एंड दिस इज़ द PYQ, और ये आपको देखना होगा कि क्या है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।